जी नमस्कार। आई होप जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल सकुशल हैं। एनिमल फिल्म को रिलीज़ हुए आज 16 दिन हो चुके हैं। द फिल्म इज़ डूइंग इनसेन नंबर्स एट द बॉक्स ऑफिस। अब इस फिल्म का जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस की एमपी रंजीत रंजन, जिन्होंने अभी पार्लियामेंट में इस फिल्म को लेकर के क्रिटिसाइज़ किया, फिल्म को बैन करने की मांग की। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है। उनका कहना था कि फिल्म में महिलाओं को बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुली दिखाया है और उनकी बेटी फिल्म को आधे में छोड़ के आगे रोते हुए। बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। आधी पिक्चर में उठ के रो के चली गई कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा। दूसरी उन्होंने बात बोली कि फिल्म में बहुत ही ज़्यादा वायलेंस दिखाया है, जो कि यंग जनरेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको यंग जनरेशन का, यूथ का ख्याल आया और पार्लियामेंट में आपने इस फिल्म को डिस्कस किया। माय नेता वेब पोर्टल पे आप चेक करना, इनके पति हैं पप्पू यादव, वो खुद एमपी हैं और उनके ऊपर 150 से ऊपर आईपीसी के केसेस चल रहे हैं, मिस्टर एंटी पार्सिमोनियस, शोविनिस्ट, टॉक्सिक गाय के ऊपर। और इनकी पत्नी को फिल्म डिस्कस करनी है पार्लियामेंट में। कतई बहुत ज़्यादा ही सीधी नारी है, मैंने नहीं देखी इतनी सीधी नारी। तो ये जो हाइपर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की पार्लियामेंट में बात कर रही है ना, तो या तो ये अपने पति को जानती नहीं है। इनका कहना है कि फिल्म कैंसर है सोसाइटी के लिए, और सेम लैंग्वेज ध्रुव राठी ने यूज़ की थी कि फिल्म कैंसर है। तो मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री को कैंसर तो हो रखा है, मगर एनिमल फिल्म तो इसकी तीसरी कीमोथेरेपी है। अब इससे पहले 2 कीमो हो चुकी है इनकी, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी। तो अब तो इलाज हो रहा है। अब यदि महिलाओं की इतनी चिंता है तो आप फिल्म बैन कराती लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा। सूडो फेमिनिज्म और वोक एजेंडा वाला शो 4 मोर शॉट्स। अब ये लड़की इस वेब सीरीज में थोड़ी सी ओवरवेट होती है और इसे सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज का इशू होता है, तो ये अप्रूवल पाने के लिए आवली फैंस जैसी वेबसाइट पर जाकर के स्ट्रिपिंग चालू कर देती है। इस घटिया चीज़ को वेब सीरीज में ऐसे दिखाया है कि स्ट्रिपिंग करके ऑनलाइन ये अपने आप से प्यार करना सीख रही है। इंग्लिश में बोले तो सेल्फ लव। अब ये आइडिया अपने आप में इतना थर्ड क्लास है, मुझे समझ नहीं आता ये राइटर्स ने कैसे लिख लिया और आगे जाकर के ये व्यक्ति इसको इतनी चीजी लाइंस बोलता है। सुनो, जब से बेबी गर्ल को पहली बार उस साइट पे देखा है ना, तब से उसे मिलने के लिए बहुत वेट कर रहा हूँ। You are sick. स्ट्रेंजर्स के सामने कपड़े तुम उतारती हो, यू ब्लडी प्रोस्टिट्यूट। अब ऑब्वियसली इस व्यक्ति को विलेन दिखाया जाएगा कि कितना कमीना आदमी है, और ये लड़की जो ऑनलाइन स्ट्रिपिंग कर रही है ये अपने आप से प्यार करना सीख रही है। और आगे ये लिस्ट बहुत लंबी है। मेड इन हेवन, वर्जिन भानुप्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग, अभी जो फिल्म आई थी भूमि पेडनेकर की, ये सारी फिल्म तो केवल इसी पे फोकस थी कि लड़कियों को जल्दी से जल्दी अपनी वर्जिनिटी लूज कर देनी चाहिए, उनको सेक्स मिलना चाहिए और ऑर्गेजम। अब लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा में तो एक्चुअल में स्टोरी में ये दिखाया है कि 60 साल की एक बुढ़िया है रत्ना पाठक, वो 20 साल के एक लड़के को झूठ बोल करके सेक्स करने के लिए फंसाती है, और जब उस लड़के को पता चल जाता है कि ये बुढ़िया है, वो गुस्सा होकर के छोड़ के चल जाता है। तो फिल्म में ऐसा दिखाया है कि देखो कितनी मासूम है, इसको सेक्स नहीं मिला। मतलब एक बार तो हमको देख करके लग जाए कि यार क्या बिगड़ जाता उस लड़के का अगर ये इसके साथ सेक्स कर लेता। तो वर्जिन भानुप्रिया उस वेब सीरीज में तो पूरा फोकस केवल इस बात पे था कि लड़कियों को जल्दी से जल्दी अपनी वर्जिनिटी लूज कर देनी चाहिए। कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16. When I was 20. एक तो 14 की थी, मैं जब 19 साल की थी। Nobody stays virgin at this age. वेब सीरीज में एक्चुअल में ये सीन है जहाँ पे लड़की मेन लीड लड़के को फोर्स कर रही है सेक्स करने के लिए। मतलब वो ऑलमोस्ट ये लाइन बोल रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं तो कभी नहीं। अमेजन प्राइम की वेब सीरीज मेड इन हेवन में तो महिलाओं का रेस्पेक्ट और रिप्रेजेंटेशन दूसरे लेवल पे चला गया है। यहाँ पे एक लेडी है तारा, वो अपने पति को छोड़ करके पैसे के लिए दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है, और जब दूसरे व्यक्ति के साथ होती है, दूसरा हस्बैंड बना लेती है, तो अपने एक्स हस्बैंड के साथ वापस फिजिकल रिलेशन बनाती है ताकि एलिमनी में उसको बंगलो मिल जाए उसका। और जब इसका करंट साथी इससे ये बात पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो ये क्या बोलती हैं? प्लीज डोंट थिंक यू कैन एवर मेक दैट डिसीजन फॉर मी। Please don't think you can ever make that decision for me. वामपंथियों की परेशानी ये फिल्म नहीं है एनिमल, इनकी असली परेशानी वो एनिमल है मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी। इन्होंने स्मार्टफोन और इंटरनेट इतना सस्ता कर दिया कि हर राह चलते आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है। अब उसके लिए सोशल मीडिया इतना एक्सेसिबल हो गया है कि हर आदमी आज इनको काउंटर कर सकता है सोशल मीडिया पे, इनकी फिल्म्स को काउंटर कर सकता है। वरना वामपंथियों की तो सोच ही यही थी
कि भाई आर्ट एंड कल्चर, मीडिया, ये सब संस्थानों पे तो हमारा एक छत्र हमारे बाप का राज है, हमें कोई काउंटर कर ही नहीं सकता है। जो हम फिल्म बनाएंगे वो ये लोग देखेंगे और ये उसको काउंटर कर नहीं सकते। आज हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, तो वो फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह इनको काउंटर कर रहा है। तो ये इनके सर का दर्द है। अब दर्द इनके सर में हो रहा है पर ये बताते पेट हैं। अब हिपोक्रेसी है ना, डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि यार इनके हाथ से फोन छीन लो, और चलो फोन नहीं छीनो तो कम से कम फेसबुक के रिप्लाई का बटन तो हटा दो मोदी जी। टॉक्सिक फिल्म्स की भी सबकी अपनी परिभाषा होती है। जिस तरह यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर उड़ान और रंग दे बसंती जैसी टॉक्सिक फिल्म्स जिनमें बेटा बाप को थप्पड़ मार रहा है, बेटा बाप को गोली मारकर ऑल इंडिया रेडियो पर जाकर अनाउंस कर रहा है, सॉरी डैड। करण सिंघानिया ने यहाँ आने से पहले अपने पिता राजनाथ सिंघानिया को भी मार दिया। और गवर्नमेंट ऐसी फिल्मों को प्रमोट करके उनको नेशनल अवार्ड्स दे करके क्या यूथ को मिसगाइड और मोटिवेट नहीं कर रही थी अपने पेरेंट्स पे हाथ उठाने के लिए? एनिमल इनको टॉक्सिक इसलिए लगती है क्योंकि वहाँ बेटा अपने पिताजी से लिमिटलेस प्यार करता है और उनकी जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अफकट में है, पापा को छोटे बाल वाला हेयर स्टाइल पसंद है ना? हाँ शेखर, पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो। I'll grow it again, पापा। अब वामपंथियों ने इस फिल्म को हाइपर टॉक्सिक मैस्कुलिन क्यों बोला, जबकि ये कैरेक्टर तो अपनी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की, उनको फैमिली बिजनेस ज्वाइन कराने के लिए मोटिवेट करता है। तो परेशानी इस बात से है कि ये कैरेक्टर अपनी बहनों के लिए इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों, और क्यों वो अपनी बहनों को हार्ड लाइन पे समझा रहा है कि प्यार सोच समझ के होता है, चलते फिरते किसी रोड साइड रोमियो से प्यार नहीं होता है। देख के लगता है क्या प्यार देख के ही होता है। Look at गीतांजलि, her father is a maths professor, simple clean background। वरुण का बाप ही स्कैमस्टर था। अब वामपंथियों को इस चीज से परेशानी क्यों है? क्योंकि यदि बहनें अपने भाइयों की, अपने घर वालों की बातें सुनने लग जाएंगी तो आफताब जैसों की तो मोहब्बत की दुकानें बंद हो जाएंगी और श्रद्धा वॉलकर जैसे मर्डर केस होने बंद हो जाएंगे। लेकिन जो हाथ तेरी मांग में सिंदूर भरेगा उसकी हर लकीर पहले मैं चेक करूंगा। I'll organize a स्वयंवर for Europe। तीसरा, उच्च कोटि का इतिहास है पंजाब का। अर्जन वैली का सवाल है उपसभापति जी, हमारी धार्मिक आस्था को भी बहुत ज्यादा दर्द महसूस करवाता है। इन्होंने बोला कि सिखों को मिस रिप्रेजेंट किया है फिल्म में, तो ये देख लो जो बॉलीवुड ने पहले सिखों को सही रिप्रेजेंट किया। कौन सा सिंह? सर घंटा सिंह। बजाओ क्या? ए तो इनामदार और कांटे हैंगे। आहो, ऐदा मतलब बरात तो आ गई है, सिर्फ जोड़ी का इंतजार है। बाय द वे, नाइस गेट अप। आपने कहा गेटअप तो हम गेटअप हो गए। बाद में लंदन जाने की सोचू हुई तो। अरे लो छोड़ो सिखों का मिस रिप्रेजेंटेशन। अरे रिश्ते बनाना ऐसा है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, पर निभाना है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। और हम सारे भाई मिलकर पानी पर पानी लिखेंगे। बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म देखिए जिसमें सिखों को इतना ग्रेसफुली और इतना लार्जर देन लाइफ दिखाया, वरना आज तक ये समझ नहीं आया कि कुछ कुछ होता है मैं वो सरदार बच्चा तारे क्यों गिर रहा था। अर्जन वैली सॉन्ग का इससे शानदार पिक्चराइजेशन हो नहीं सकता। सही रिप्रेजेंटेशन फिर पंजाबी पॉप एल्बम्स में होता है, जहाँ पर मोटी मोटी सोने की चेन पहन के इंपोर्टेड कार्स, फिरंग मॉडल्स और गन कल्चर लेकर के खालिस्तानी एजेंडा प्रमोट करते हैं। ये सारी बातें फालतू की हैं कि सिखों का मिस रिप्रेजेंटेशन और ये सब कुछ। इनको असली परेशानी है फिल्म में अबरार हक के कैरेक्टर से, जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है। जिस तरह से उसकी 3 बेगम दिखाई और वो पेट्रियार्की दिखाई जो अनस्मैशेबल है, कि वो कैरेक्टर जिस तरीके से अपनी बेगम को, मेरा मतलब बेगमों को मैन हैंडल करता है, तोबा तोबा। तो सारे वामपंथियों के पेट में यही दर्द हो रहा है कि यार इन्होंने पेट्रियार्की के सारे टांके ही खोल दिए। और दीपिका भाभी के वो फेमिनिज्म माय चॉइस वीडियो की धज्जियां। माय चॉइस। आज तक इतने सालों से फिल्मों में राजपूत, जमींदार ये सबके रेप कर रहे थे, ब्राह्मण लूट रहे थे, सिखों का मजाक उड़ रहा था, तब किसी को परेशानी नहीं हुई। तब किसी ने नहीं कहा कि यार अपनी फिल्मों के माध्यम से आप पर्टिकुलर कम्युनिटीज को क्यों टारगेट कर रहे हो। सी दिस इज आउटराइटली इज अ संदीप रेड्डी वांगास फिल्म। और मैं बिल्कुल मानता हूँ उस आदमी का जो एटीट्यूड है ना, वो ऐसा है कि वो सारे वामपंथियों की आग लगा देता है। और इन सभी वामपंथियों को असली परेशानी है संदीप रेड्डी वांगा से। वो कभी इन लोगों के प्रेशर में नहीं आया, इनके दबाव में नहीं आया और हमेशा जांग पे हाथ रख के बात करता है। जिस तरह उसने अनुपमा चोपड़ा के शो में सब क्रिटिक्स को एक लाइन में खड़ा करके गोली मारी थी।
I want to tell them, I'll show them what violent film will be. और उसने वो करके दिखाया। अब ये वामपंथियों का एक पैटर्न है भाई, ये हिंदुस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से आते हैं पास आउट होके, JNU जैसी, तो इनको एक क्या है टेक्निकल एडवांटेज होता है। ये किसी भी फिल्म के पक्ष में या विपक्ष में खड़े होंगे ना, तो ये क्या है कोई नया इंग्लिश का वर्ड लाके खड़ा कर देंगे। जैसे पेट्रियार्की आया था रिया चक्रवर्ती के टाइम पर, और तानाजी के टाइम पर हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म। अभी एनिमल के लिए मिसोजिनी है। रणबीर कपूर खुद क्रॉस चेक कर रहा था अनुपमा चोपड़ा से कि यार ये जो वर्ड आपने बोला इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं ना। His films are really steeped in misogyny. Okay, how do you pronounce this word? Misogyny. Misogyny. And misogynistic, right? Right. अब रंजीत रंजन की बेटी को फिल्म देख के इतनी परेशानी हो गई, तो भाई सेंसर बोर्ड ने तो A सर्टिफिकेट दिया है, और रणबीर कपूर ने तो खुद ने कहा था कि जो लोग ओवर सेंसिटिव हैं वो ये फिल्म नहीं देखें क्योंकि उन्हें अच्छी नहीं लगी। आप यदि इतने ही सीसी हो तो जाके पोगो देखो, शिनचैन देखो। मतलब ऐसा ड्रामा मत करो यार कि आप शिनचैन देख करके भी ऑफेंड हो जाते हो। अब देखो इस फिल्म का अपना एक यूनिक फैन बेस है, और पुरुषों को, मेल्स को ये फिल्म पसंद आने का अपना एक यूनिक और जेन्युइन कारण है। देखो फिल्म नॉर्मल तो नहीं है। नॉर्मल फिल्म चलने के लिए देश में नॉर्मल टाइम्स की आवश्यकता होती है। अब जब हमारी कंट्री खुद ही एबनॉर्मल टाइम्स में से गुजर रही है, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी और वुमन एम्पावरमेंट के नाम पर इतना पावर इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। 2015 में ये सरबजीत वर्सेस जसलीन कौर नाम का केस हुआ था दिल्ली में, जिसमें जसलीन कौर ने सरबजीत पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये लड़का उसको असॉल्ट कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था। पुलिस उसको रातों रात पकड़ के ले आई और उसको मोलेस्टर बना दिया। मीडिया इस लड़के को चीप बोलती है, परवर्ट बोलती है, दिल्ली का दरिंदा बोलती है और न जाने क्या क्या, और रातों रात इस लड़की को हीरोइन बना दिया जाता है। ऊपर मंचले की तस्वीर डाल दी, इसके बाद पुलिस की नींद टूटी और मंचले की 5 साल ये केस चलता है, 2015 से 2019 तक, और इस बीच में 13 हियरिंग पड़ती है और लड़की एक भी हियरिंग पे नहीं आती क्योंकि वो कनाडा जा चुकी है। सारे आई विटनेस कहते हैं कि वो लड़की झूठ बोल रही थी, तब कहीं जाके इस लड़के पर से केसेस हटते हैं। अब 5 साल खराब, नौकरी जा चुकी है, रेपुटेशन की 12 बज चुकी है, और मीडिया इससे एक सॉरी तक नहीं बोलता। तो इस कहानी का क्रक्स ये है कि यार पिछले 10-15 साल से गवर्नमेंट ने, फिल्म मेकर्स ने, फैमिलीज ने, सोसाइटी ने सब पुरुषों के अगेंस्ट एक यलगार छेड़ रखी है। सारे कानून उनके अगेंस्ट बना दिए। जितनी भी भ्रूण हत्याएं हुई हैं, जितने भी रेप्स हुए हैं, वो सब एक कॉलेज जाने वाले लड़के ने किए हैं। अब वो एक स्कूल का बच्चा भी हो सकता है, कोई वृद्ध व्यक्ति भी हो सकता है। तो जितने भी मेल्स हैं वो सब इस कटघरे में आके खड़े हो गए। सारे कानून उनके खिलाफ हैं, और कहीं पे थोड़ी कसर रह जाती है तो झूठे रेप केस, झूठे डाउरी केस, IPC 498A का मिसयूज उसे पूरी कर देते हैं। दहेज का कानून है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, वो बहुत ज़्यादा एक तरफा कानून है। कितने आदमी जो है सुसाइड कर चुके हैं अपने सुसाइड नोट्स में लिख लिख के कि उनको झूठे दहेज या डोमेस्टिक वायलेंस के केस में उनकी पत्नी ने फंसाया। एक मेरे जैसी इंसान के साथ 2011 में एक वाक़या होता है जहाँ पे हमारे ही परिवार में झूठे एलिगेशंस लगाए जाते हैं डाउरी के, डोमेस्टिक वायलेंस के, और कि मैं इस महिला को हर रोज पीटती थी, जो कि साफ झूठ था। इस लेवल की प्लानिंग आज के टाइम पे फॉल्स केसेस में हो रही है। बट थैंक फॉर मनी। लड़के को अब वो शादीशुदा है तो भी जेल जाना पड़ेगा, और शादीशुदा नहीं है तो भी जेल जाना पड़ेगा। तो इन सब के चलते पुरुषों में ये डर भी बैठ गया कि यार शादी नहीं करनी, कल को कोई नई भसड़ गले नहीं पड़ जाए। मतलब ये सीरियस इश्यूज हैं, और इन इश्यूज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए दीपिका नारायण भारद्वाज जो पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं, उन्होंने 2 फिल्म बनाई थी, मार्टियर्स ऑफ मैरिज, मतलब डॉक्यूमेंट्री थी, और मार्टियर्स ऑफ मैरिज और सन्स ऑफ इंडिया। दीपिका नारायण भारद्वाज के सगे बड़े भाई के ऊपर उनकी भाभी ने केस कर दिया था, और दीपिका पर भी कर दिया था। तब उनको जाकर के पता चला कि ये बहुत सीरियस इशू है। तो क्या है, मेल्स को ये बात पता है कि यार हमारा कुछ होने जाने वाला है नहीं। कानून सारे फीमेल्स को फेवर करते हुए बने हुए, मेल्स के अगेंस्ट। तो वो क्या है, फिल्म को देख करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और संदीप रेड्डी वांगा ने शेख चिल्ली की खिचड़ी है तो उन्होंने क्या है, घी भर भर के डाला है। नहीं, खिचड़ी जब ख्याली है तो इसमें घी कम नहीं पड़ना चाहिए। बॉटम लाइन में यही बोलूंगा कि यदि वामपंथियों को यह लगता है कि एजेंडा बेस्ड फिल्म मेकिंग हो रही है और ये गुंडा राज है, तो राज फिर हमारे गुंडे का होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। दिस इज भारत शर्मा साइनिंग ऑफ।